जो लोग जा रहे हैं रात को उनको बुरे बुरे सपने आएंगे और वो कभी दिखाई पड़ेंगे जिन्होंने कविता पाठ नहीं किया है। 10-10 मिनट दो कवि और कविता पाठ करेंगे, फिर हम कपिल जी को सुनेंगे। और बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रही थी मोनिका दहलवी। मोनिका दहलवी 14 फरवरी की कवित्री है। प्यार मोहब्बत के गीत लिखती हैं, वो श्रृंगार के गीत लिखती हैं। उनका तीर्थ स्थान है बुद्धा गार्डन। और हम अब जिस कवि को सुनेंगे वो होली का कवि है, मस्ती का कवि है, फाक का कवि है। जो संचालक होता है वो कवि सम्मेलन का सुहाग होता है, जिसकी चर्चा अनिल अगरवंशी कर रहे, जो टॉयलेट पे था और फलाने पर था, वो जिस बिंदी की बात वो कर रहे थे, वो संचालक हमारे सुहाग की बिंदी होता है। आज अनिल अगरवंशी आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। वो श्री साहित्य सरगम के फाउंडर भी हैं, संस्थापक भी हैं। ये जो संस्था है श्री साहित्य सरगम, ये ऐसे स्थानों पर जहाँ लोग मुस्कुरा नहीं पाते हैं, अनाथालय होगा, कोई वृद्धाश्रम होगा, कोई अपना घर आश्रम होगा, वहाँ जाके लोगों को मुस्कान बांटने का काम करते हैं श्री साहित्य सरगम के माध्यम से कवि लोग। आज ये संपूर्णा और श्री साहित्य सरगम का ज्वाइंट वेंचर है। आज ये साझा कार्यक्रम है और 3 कार्यक्रम अभी और होने हैं, 2 और होने, कुल 3 कार्यक्रम होंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो अनिल अगरवंशी जी एक अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे क्षेत्र में ही रहते हैं और विजेंद्र गुप्ता जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं भी उनका वोटर हूँ और अनिल अगरवंशी भी वोटर है। किसी विधायक के लिए बड़ी बात है 2 अंतर्राष्ट्रीय कवि उसके वोटर हों, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। हाँ, तो हम दोनों उनके वोटर। तो ऐसे एक बड़े कवि को मैं बुलाना चाहता हूँ। और मैं क्या बुलाऊंगा, आप सब मिलकर बुलाओगे तो अच्छा लगेगा। अभी नेताजी लपेटे में आप उनको देख रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं वो। और अभी मैं चाहूँगा कि समय नहीं है, 10 मिनट ही खुद के लिए भी निर्धारित किए उन्होंने, पर एक छोटी सी कोई पैरोडी भी सुना दें तो कुछ वातावरण हास्य का भी बन सकता है। जैसा उनका मन हो वैसा सुनाए, बहुत कुछ मटेरियल उनके पास है। एक बार सब हाथ उठाकर बुला लीजिए अनिल अग्रवाल। पुनः मां सरस्वती को नमन करता हूं, पावन मंच को प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। इतनी बड़ाई कर दी मेरी इन्होंने, लगभग 99% झूठ, कोई तंत्र नहीं उसके अंदर। अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, ये कवि हैं, देश के कोने कोने में गए हैं। विजेंद्र जी मैं आज तक कोने में नहीं गया, मैं किस लिए कोने में जाऊंगा जब यहाँ दिल्ली में बीच में कार्यक्रम हो रहा है। तो ये हम कभी झूठ बोलते रहते हैं। कोरोना का समय आया, ये विनीत पांडे, अनिल भाई काम नहीं है, मैं क्या करूं। बोला यार तेरा तो दालों का नए बाजार में काम है, मेरे को काम दिलवा। मैं काम कुछ नहीं है। बोला फिर भी कुछ बता यार, मैं 500 रुपये रोज मिल जाएंगे, काम बता दूं, बुरा तो नहीं मानने का। बोला नहीं। मैं बोला हमारा पीतमपुरा में सर्कस लाग गए है, उनका भालू मर गया। बोला मुझे क्या करना है। अरे मैंने कहा कुछ नहीं, भालू का रोल करना। कह रहा यार ये तो कोई काम थोड़ी ना, लोग क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कवियों के भालू का बन गया। अब मैंने कहा नकाब पहन लियो यार, कोई नहीं पहचानेगा, और तू तो नहीं पहनेगा जब भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ सर्कस में पेश कर दिया, वहाँ कूदने लग गया, मैं भालू। इसकी बहू आ रही थी देखने वहाँ पर, बाई चांस उसने देखा यार ये भालू तो मेरे पति की तरह नाच रहा है। उसे क्या पता अंदर वही बैठा है। बाई चांस इसकी निगाह पड़ी, यार वो हो वाइफ आई हुई है, तो ये तो इतरा गया जोर से, यार पति आई हुई है, पत्नी आई हुई है, इतनी जोर से मैं भालू इतनी जोर से कूद दिया, बराबर में शेर का बाड़ा था उसमें जाके पड़ गया भाई साहब। अब शेर को देखते घिग्गी बन गई इनकी। हे जंगल के राजा माफ कर दो, मैं कोई भालू वालू नहीं हूं, सारा नकाब उतार के फेंक दिया। मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि विनीत पांडे हूं। शेर ने भी नकाब उतार के फेंक दिया, बोला मैं भी कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं भी अनिल अगरवंशी हूं। तो कोई बड़ा छोटा नहीं, हमारे अंदर सारे एक से हैं। अंतर्राष्ट्रीय कवि है, ये कवि है, ये राजेश चेतन अंतर्राष्ट्रीय कवि हूं, 12 देशों में गया, पासपोर्ट नहीं है इसके पास, अंतर्राष्ट्रीय कवि है, हो दिया। 14 किताब लिख दी मैंने, 15 लिख दी। अरे क्यों लिख दी जब तेरा किसी ने नहीं पढ़ी। 14 किताब लिख दी, 15। मैं नहीं बोलता ऐसी झूठ, मैं किस लिए बोलूं, मैं बोलता ही नहीं ऐसी झूठ। मेरे पास जो कुछ है सच्चा सौदा है भाई साहब, कोई कभी झूठ का मतलब ही नहीं है। मोदी जी का फोन आता कभी भी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। 370 हटवाने की बात चली, मिश्रा जी कभी आपके पास आया मोदी जी का? नहीं आया। क्यों आएगा, मेरे पास आया। बोले 70 का क्या करना है, मैंने कहा हटा दो। फिर शोभा जी 70 हटा दिए। परसों शोभा जी मिली मेरे को, मैं शोभा जी 500 रुपये खुले देना। बोली हाँ मेरे पास है अनिल। 130 रुपये दे दिए। मैंने कहा 130 क्यों? बोली 370 खत्म।
कर लो, क्या करोगे ये। हाँ, एक से एक लोग पढ़े हैं। कथूरिया जी, सच बता रहा हूं मैं, चीते लाए मोदी जी बाहर से, चीते। अभी एक चीते से पूछ ली, अरे मैं कहा तेरे को डर नहीं लगा, यहाँ ईडी सीबीआई चल रही है? बोला हम तो वहीं से भाजपा ज्वाइन करके आए हैं। शुभेंदु बाबू, एक बार तालियां इनके लिए बजा दो। और हमारे बीच में हमारे हंसराज ललन जी, सोनोटेक के मालिक, दोस्तों एक जिंदा दिल इंसान, जिन्होंने जितने धर्म के साथ रुचि रखते हैं। 18 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और ये सारा कार्यक्रम हमारा कितनी दूर तक पहुंचेगा, ये हमारे सोनोटेक वाले हमारे हंसराज भाई की मेहरबानी है। ये हर इस कार्यक्रम में, और जब राम की बात सुनी तो अचानक ही, और मेरे को एक बात और मैं बहुत देर से बताना चाहता था, जिस टाइम ये कविता पाठ कर रहा था अमित भाई, मेरा छोटा भाई, और जब इसने मोनिका ने भगवान की बात की, तो मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, हम सोचते हैं कि नेता शायद अपने स्वार्थ के लिए कवि सम्मेलन करते हैं, अपने राजनीति के लिए करते हैं, अपना और ज़्यादा वोटिंग के लिए कार्य करते हैं, या पार्टी के लिए कार्यक्रम करते हैं। लेकिन मैंने इस मंच से वहाँ बैठ के देखा, जब ये कविता पढ़ रहे थे, शोभा जी की आंखों में पानी था साहब। वो अपनी आंखें, उनके कोर मैंने देखा, वो रो रही थी। भगवान राम की बातें, और ये जब भी कोई कर सकता जब भीतर में ऐसी भावना हो, वरना मैं इतनी कविता पढ़ दूँ, लुगाई सुन के राजी नहीं मेरी, इसकी कविता पर रो पड़ी है। कितनी बड़ी बात है सर। मिश्रा जी सुनो, हाँ, 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल साहब का, एक कमरे में पूरा परिवार रहता, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे हैं। लेकिन ये चलता रहता है? क्या चीज? हाँ, अब तो बहुत लग गया, पहले की बात बता रहा हूं, पुरानी है। हाँ चलिए साहब, क्योंकि मेरे पास समय कम है, बहुत देर आपको हंसाना चाहता था, बहुत सारी चीजें सुनाना चाहता था। राजेश भाई ने पैरोडी की बात की, वो पैरोडी के तमाम मेरी यूट्यूब पर पड़ी हैं, आप सुन लेना। फिर कभी आएंगे, अगले कार्यक्रमों में सुनाएंगे। आज समय का अभाव है, हम अर्जुन सिसोदिया को सुनेंगे। मैं एक कविता अंतिम सुनाता हूं, उसके बाद अपना स्थान लेता हूं। सुनाने को बहुत है, लेकिन ये मेरा अपना क्षेत्र है, यहाँ मैं अगर अधिक समय लूंगा तो अपने कवियों को क्या सुनवाऊंगा जो बहुत दूर से आए हैं। एक कविता सर अंतिम सुनाता हूं और आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ये देश, हमने भगवान राम की बात की, हमने परिवार की बात की। मैं इन बहन बेटियों के लिए भी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। ये मेरी बहनें बैठी हैं, हम गर्भ में मार देते थे। आज शोभा विजेंद्र जी जो कार्य कर रही हैं, चाहे वो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हों और चाहे प्रतिभा पाटिल जी हों, देश कहाँ हमारी महिलाओं ने, इन शक्ति ने कहाँ ले गया हूँ। हम गर्भ में बेटियों को मार देते हैं। तब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। दोस्तों, सीमा पर गोली लग जाती है हमारे सैनिक के, और ये देश तभी जिंदा है जब हमारे सैनिक सीमा पर खड़े हैं। मोदी जी में वो जज्बा है, जिन्होंने सैनिकों की इज्जत करी। वो जाते हैं हर त्यौहार पर, जहां उनको लगता है कि अपना हौसला बढ़ाना है, वो हमारे सैनिकों का, हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई पीएम नहीं देखा जो एक एक व्यक्ति की एक एक बात का ध्यान रखता हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे वो छोटी छोटी बातें हों। उन्होंने उन लोगों को पद्मश्री दिया जिन लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि इन लोगों को पद्मश्री मिल जाएगा। ये भाजपा की, ये हमारे मोदी जी की एक तारीफ है साहब। और अब ये राम मंदिर बन रहा है, कमाल की बात है साहब। धारा 370 जो हमारे एक दाग थी हमारे, उसको उन्होंने हटाया। बहुत सारी बातें करने की हैं, इन्हीं बातों को मैं हास्य में भी कह सकता हूं, लेकिन गंभीरता इस बात की है कि सैनिक जो हमारी सीमा पर आदरणीय है, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और मुझे खुशी इस बात की है, विनय सिंगल भाई हमारे बीच में है, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। अजय भाई हमारे बीच में है। दोस्तों, ये तमाम लोग जितने खड़े हैं, इतना पूरा भरपूर कवि सम्मेलन, इतनी शांतिपूर्वक सुनना, ये मेरे लिए गौरव और गर्व की बात है। मेरे कवि जाकर पूरे देश में बताएंगे। रोहिणी में अनिल भाई ने सेक्टर 15 में शोभा जी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया था, किस प्रकार आपने सुना। एक अंतिम कविता सुनाता हूं। सैनिक के गोली लग जाती है सीमा पर। एक विशेष बात बताता हूं साहब, हम धरना देते देते, हम नेता अपनी बातों के लिए धरना दे देते हैं, प्रदर्शन कर देते हैं। हम व्यापारी लोग प्रदर्शन कर देते हैं, धरना दे देते हैं, किसान भी कर देते हैं। कभी किसी सैनिक को धरना देते हुए नहीं देखा होगा। क्या उनके कोई अरमान नहीं है? क्या उनके मन में कोई आस नहीं है? लेकिन ये सैनिक देश का सच्चा सिपाही है। जब साउथ में एक नेता ने बयान दिया, मर जाते हैं तो क्या हो गया, तनख्वाह देती है गवर्नमेंट। दोस्तों, जब लोग ऐसे बयान देते हैं, एक साउथ वाले ने बोल दिया सनातन कहीं ना कहीं कोरोना है, सनातन कहीं ना कहीं अनेक बीमारियां उसने बता दी, डेंगू है। साहब, जब ऐसे लोग हिंदुस्तान में होते तो करारा तमाचा नील अग्रवंशी की कलम से निकलता है, जिसने सैनिकों को यह कहा कि पैसे मिलते हैं तो तनख्वाह मिलती है तो क्या हो गया, मर गए तो। दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। मैंने ये जो कविता लिखी है, इसके अंदर कोई क्लिष्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि सैनिक
हमारे बहुत बड़े साहूकारों के बेटे नहीं होते, बहुत बड़े मंत्रियों के बेटे भी नहीं होते, वो गरीब किसानों के गांवों के बच्चे होते हैं। सुनिएगा, केवल 9 पंक्ति की कविता है, उसके बाद मैं अपना स्थान लेता हूं। गोली लग जाती है, सैनिक के क्या दर्द होगा मेरी कल्पना है, केवल सुनिएगा साहब। और मैं विनती करूंगा कि एक एक व्यक्ति श्रोता बीच में ना जाए, क्योंकि ये एक प्रकार की पूजा की है। हास्य तो बहुत करता हूं मैं। सुनिएगा शोभा जी, आपने कभी कविता सुनी नहीं होगी कि श्वास का, सुशील भाई सुनो, रिकॉर्ड मत करो, बहुत रिकॉर्डिंग पे पड़ी है सारी चीजें, जिंदा हो तो यहीं पर रहो और यहीं पर एंजॉय करो। श्वास का अंतिम पहर हूं, क्योंकि गोली लग गई, 2-3 मिनट में तो जाना ही है। तो क्या कह रहा है सैनिक कि श्वास का अंतिम पहर हूं, हो गई जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। उसे पता जब मेरा शव मेरे घर पहुंचेगा तो मेरी माँ पर क्या गुजरेगी, मेरी पत्नी पर क्या गुजरेगी, मेरे पिता पर क्या गुजरेगी। वो बोलता नहीं है, शहादत दे देता है, लेकिन उसकी मन की भावना है, क्या कहना चाहता है कि शब्द घर पर जाए तो क्या बोलना कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, और फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में, और माँ से कहना पा लिया है, माँ से कहना पा लिया, बेटे ने जन्नत का मकाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। और सैनिक का दर्द सुनिएगा साहब, हमारा तमाम विचारधाराओं पर ध्यान जाता है। यहाँ आदरणीय शोभा जी, विजेंद्र जी बैठे हैं, हमेशा समाज के लिए बहुत कार्य करते हैं, लेकिन आज मेरी एक राय भी है। मेरे भाई कपिल मिश्रा जी, हमारे दिल्ली के, क्या देश के नेता, भावी ऐसे नेता बनेंगे, ये मैं आपको आज दावा करता हूं। तो उनसे भी एक मेरा निवेदन है, जब इस प्रकार के कार्यक्रम हम होली, दिवाली, रक्षाबंधन, तमाम कार्यक्रम, हम कोई भी इस प्रकार के आयोजन, सम्मान समारोह करें, तो आसपास के किसी सैनिक के परिवार को भी सम्मानित करें इस मंच पर, जिससे उनको लगे कि हमने जिनके लिए शहादत दी है, ये एहसान फरामोश लोग नहीं है, ये मेरे देश के टुकड़े हैं। दोस्तों, बिजली काट दी गई एक विधवा की, सैनिक की विधवा की, घर पर पैसों के अभाव में। तब कहना चाहता हूं, सुनिएगा साहब, वो क्या कहता है सैनिक कि आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए, भूख से बच्चे न तड़पें, भूख से बच्चे न तड़पें, कर दो इतना इंतजाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। पंकज जी सुनिएगा साहब, और कई महिलाओं की आंखों में आंसू, ये इस बात का प्रतीक है कि मेरे देश के सैनिकों को मेरी महिलाएं, मेरा देश, मेरा परिवार, मेरा सेक्टर 15 कितना प्यार करता है। और अंतिम 3 पंक्तियों पर उठा देना तालियां उन शहीदों के चरणों में। साहब, मैं नाथुला पास गया था अपने परिवार के साथ, चीन का बॉर्डर बराबर में था, मैंने देखा कड़ाके की ठंड थी, सांस फूल रहा था लोगों को। ऊपर सीमा पर एक सैनिक बंदूक गड़ाए खड़ा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया वो सारा दिन ऐसे ही खड़ा रहता है? बोला देश की सुरक्षा के लिए अनिल जी ये करना पड़ता है। जानता था मेरे को, कोई टीवी में देखता रहता था, मैंने कई प्रश्न किए, मैंने कहा ये ऐसे ही खड़ा रहता है? वहाँ पर एक तिरंगा गड़ा हुआ था बस। बोला सारा दिन ये ऐसे रहता है, पानी 1 मिनट में बर्फ जम जाता है, जब बहुत सर्दी होती है, -60 डिग्री प्लस -30-10 डिग्री और +60 डिग्री में वो सैनिक माँ सीमा पर हमारे लिए लड़ते हैं। तब उस नेता के मुंह पर तमाचा मारता हूं जो कहता है केवल पैसों के लिए वो लोग लड़ते हैं। उनको बताता हूं अंतिम 3 पंक्तियां सर, और आपकी भरपूर तालियां, और आपको लगे तो सारा सदन एक बार सैनिकों के लिए तालियां बजाना। सुनिएगा पहले 3 पंक्तियां, अंतिम 3 पंक्तियां कि धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी, धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी, अलविदा ए दोस्तों अब
नींद सी आने लगी, अलविदा है दोस्तों अब नींद सी आने लगी। मूंद कर आंखें करूं मैं, मूंद कर आंखें करूं मैं उस तिरंगे को सलाम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। श्वास का अंतिम पहर हूँ, हो गई जीवन की शाम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी